हेलो बच्चों, वेलकम। एक्चुअली हम आज से केमिस्ट्री में, जैसे आपने देखा होगा, बायो में सर स्टार्ट किए हुए हैं। एक वन शॉट हम भी केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हम लोग का, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। जैसे आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक केमिकल बॉन्डिंग से हम शुरू कर रहे हैं। इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर का हम टॉप 45 क्वेश्चन इस पे अभी आपको दिखा देंगे। आगे टॉप 45 45 सवाल आते हैं। 45 अच्छे सवाल हम कराएंगे और इसी से पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। थियरी आप एक बार जब भी ये वीडियो देखना तो एक बार थियरी रिवाइज कर लेना, तो आपको 45 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। हर टॉपिक के बराबर से सवाल होंगे। ठीक है। और ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन है, जीओसी है, हाइड्रोकार्बन है, सभी इंपॉर्टेंट और बड़े चैप्टर्स में ही हम लोग करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉप 45 केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग, 45 अच्छे सवाल इसमें करेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल तक करेंगे। चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। एन आयनिक बॉन्ड A plus B is most likely to formed when। आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहा है उसकी कंडीशन पूछी गई है। ठीक है। तो हमें पता है आयनिक बॉन्ड बनता है किसके बीच में बच्चों। हमें ये बात एकदम क्लियर है कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। हमें ये बात पता है कि आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच। और ये कंडीशंस तो हमें पता ही है कि मेटल की क्या क्या चीज़ें हाई होती है, नॉन मेटल की क्या क्या हाई होती है। ठीक है। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज हाई। ए इज मेटल प्लस है चार्ज, और कह रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ए की हाई होनी चाहिए। हमें पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी मेटल्स की लो होती है, यानी ये ऑप्शन हम हटा देते हैं। ठीक है। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज लो, यहाँ तक तो बात सही है बिकॉज ए इज अ मेटल और मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी इज हाई, ये भी बात बिल्कुल सही है। क्यों? बी नॉन मेटल है, नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी ये सब हाई होती है। ये बात अभी तक सही है। आगे भी पढ़ते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी इज हाई। अब कह रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए हाई, गलत हो गया। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी इज लो। कह रहे हैं इनका आयोनाइजेशन एनर्जी कम और बी का भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम नहीं। आई ई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए का कम होना चाहिए मेटल का, और नॉन मेटल का ज्यादा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन। विच फॉर्म्स अ क्रिस्टल ऑफ NaCl। NaCl का क्रिस्टल कैसे बनेगा? क्रिस्टल का मतलब आयनिक कंपाउंड है, और हमें पता है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दिस विल गिव Na+। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दिस विल गिव Cl। यानी इसके अंदर क्रिस्टल में क्या होंगे? Na+ एंड Cl- आयंस। ठीक है। Which of the following pair of element form a compound with maximum ionic character? अब यहाँ पर जरा ध्यान देना। कई बार होता है कि आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आयनिक कैरेक्टर कहाँ ज़्यादा है, और पूछा जाता है कि आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कहाँ जाता है। जब भी हम स्ट्रेंथ देखते हैं बच्चों, आयनिक बॉन्ड की क्या देखते हैं? स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ देखते हैं किससे? लैटिस एनर्जी से। हाई लैटिस एनर्जी, हायर स्ट्रेंथ। और जब हम कैरेक्टर देखते हैं, आयनिक कैरेक्टर, कैरेक्टर देखते हैं बच्चों, तो कैरेक्टर देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, तो जितना ज़्यादा डिफरेंस आयनिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा। तो डिफरेंस देखो, CS आपको पता है कि ग्रुप 1 में नीचे जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, मतलब इसकी काफ़ी कम है और इसकी काफ़ी ज़्यादा। फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, यानी मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर यहाँ हो। ओके। Among the Na plus Mg plus plus Al3 plus the correct order of formation of ionic compound। अब देखिए यहाँ पर आप क्या यूज करने वाले हो बच्चों? फजान्स रूल। और फजान्स रूल में हमें पता है कि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर।
और पोलराइजेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है? चार्ज अपॉन साइज। जितना छोटा कैटायन पोलराइजेशन उतना ज़्यादा। सबसे छोटा कैटायन Al3+, यानी इसमें पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, आयनिक कम, यानी आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा यहाँ पर। चार्ज कम है पॉजिटिव, आयन बड़ा पोलराइजेशन कम, आयनिक ज़्यादा, यानी बी विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट लैटिस एनर्जी? अभी मैंने क्या बताया? लैटिस एनर्जी देखने के लिए हम क्या देखते हैं? कैटायन अभी कैरेक्टर देखना था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। लैटिस एनर्जी देखने के लिए कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस कम होना चाहिए। कैटायन एनायन के साइज में डिफरेंस कम, साइज में डिफरेंस कम, तो आप लैटिस एनर्जी हाई होगी। चार्जेज सब पर बराबर है। अब आप खुद देखो, आर एफ माइनस आर बी प्लस, एफ माइनस सी एस प्लस, एफ माइनस एन ए प्लस, एफ माइनस के प्लस। एफ तो सब में कॉमन है बच्चों। अब सबसे छोटा कौन है? एन ए प्लस इनमें, यानी एन ए प्लस और के प्लस के डिफरेंस ऑफ साइज कम, तो यानी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा। ठीक है। आयनिक कंपाउंड इन जनरल पोजेस, क्या आयनिक कंपाउंड क्या करता है? पता है कि आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयनिक बॉन्ड के अंदर। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है पहला वाला। और पढ़ लेते हैं, आयनिक कंपाउंड में बॉन्ड का नेचर नॉन डायरेक्शनल होता है। इसीलिए हम जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड में कभी भी आइसोमेरिज्म नहीं होता है। क्या होता है? आइसोमॉर्फिज्म। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, गलत हो गया। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों आयनिक कंपाउंड का ज्यादा होता है। डायरेक्शनल बॉन्ड, गलत हो गया, डायरेक्शनल नहीं होता है। कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। हाई सॉल्युबिलिटीज इन पोलर एंड ना, यहाँ पे गलत है। पोलर सॉल्वेंट में हाई सॉल्युबिलिटी है, बट नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है, यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर? अब हमें पता है कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन हमें पता है चार्ज अपॉन साइज। पोलराइजेशन ये भी चार्ज अपॉन साइज। जितना छोटा साइज, अभी पॉजिटिव के लिए है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, साइज छोटा होता जाएगा, पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? तो अब आप देखिए क्या है यहाँ पर। सबसे ज्यादा पोलराइजेशन CCl4 का, कार्बन पर 4+, बेरिलियम पर 3+, बोरॉन पर 3+, बेरिलियम पर 2+, Li पर 1+, Cl सब में कॉमन है, यानी पोलराइजेशन यहाँ सबसे ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा। लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स आर जो होते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट कोवेलेंट कंपाउंड्स है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, अब आप देखो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, यहाँ पर +2 चार्ज है, यहाँ पर +4 चार्ज, यहाँ पर +1, यहाँ पर +3, यानी सबसे ज्यादा प्लस चार्ज यहाँ, यानी सबसे ज्यादा क्या होगा? पोलराइजेशन। यहाँ पर बच्चों हाईएस्ट क्या होगा? पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम। लीस्ट पूछा है ना, कम हो जाए। ठीक है, आगे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द कैटायन हैज स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन? हमें पता है डी ऑर्बिटल वाले कैटायन को हम लोग स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। जिन कैटायंस में डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो, they have pseudo inert gas configuration, only Cu is pseudo inert। और हमें ये भी पता होगा pseudo inert gas configuration जिनका ज़्यादा pseudo inert gas configuration जिनमें होता है, they have हाई कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब फजांस रूल के हिसाब से उनका पोलराइजेशन ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट,
हमें पता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को हम नॉर्मल एलिमेंट भी बोलते हैं, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, जिनके वन आउटर शेल इनकम्प्लीट होते हैं, दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव, एक्सक्लूडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड। ये फर्स्ट और सेकेंड पीरियड को छोड़ दे रहे हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन सब की बात कर, तो यानी एस ब्लॉक वाले की बात हो रही है और पी ब्लॉक डी ब्लॉक की बात नहीं हो रही। नंबर ऑफ क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम कोवेलेंसी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड पी इलेक्ट्रॉन, पी इलेक्ट्रॉन जितने अनपेयर्ड होंगे उतनी कोवेलेंसी होगी। नंबर ऑफ पेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, कोई मतलब नहीं है डी का, है ना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड एस एंड पी इलेक्ट्रॉन, ये सही है। जितने कोवेलेंसी, जैसे हम देखो, हम नाइट्रोजन ले लें बच्चों, नाइट्रोजन होता है 7, 7 का मतलब हो गया 1s2 2s2 2p3, तो 2p3 का मतलब देखिए ये रहा, तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी, 3। लेकिन अभी देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये कह रहे हैं एक्सक्लूडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी नाइट्रोजन अगर हम छोड़ दें, नाइट्रोजन की तो 3 होगी, लेकिन यही चीज बच्चों फास्फोरस ले लो तो आएगा 3s2 और 3p3। देखना ध्यान से, तो यहाँ पर आप देखो 3p3, अभी तो कोवेलेंसी 3 है क्योंकि 3 अनपेयर्ड है, लेकिन अगर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जा सकता है, डी में, है ना, क्योंकि डी और अवेलेबल होगा। तो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 कोवेलेंसी, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें, एस और पी में। तो जो ये कह रहे हैं एक्चुअल नंबर ऑफ एस एंड पी इलेक्ट्रॉन, ये कह रहे हैं अनपेयर्ड। अनपेयर्ड अगर देखोगे तो फास्फोरस की कितनी होनी चाहिए, 1 2 3 4, ये तो यहाँ चला जाएगा डी में। लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ एस एंड पी इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल नंबर क्या है, 5, देखो 3 और 2 5, ये जंप करके डी में जाएगा भी, तो भी फास्फोरस की कोवेलेंसी कितनी, 5, सल्फर की 6, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3, हमें पता है नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 5 होनी चाहिए क्योंकि 5 है इलेक्ट्रॉन, है ना, लेकिन हमें पता ये भी है कि डी ऑर्बिटल नहीं है, यानी उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, 4, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं हो सकता, डी है नहीं कि जंप करे। आप अगर HNO3 का स्ट्रक्चर बनाओगे बच्चों, देखो ये HNO3 का स्ट्रक्चर है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ HNO, 1 2 3 4, कोवेलेंसी कितनी दिखा सकता है, 4। पीरियड 2 का कोई भी एटम 4 से ज्यादा कोवेलेंसी नहीं दिखा सकता ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। Which one of the following molecule has a coordinate bond as well as covalent bond? अब देखो पहला वाला, देखो जो NH4Cl लिखा है ना, that is actually NH4 plus and Cl minus। तो ये क्या दिखा रहा है, आयनिक, ये कैसा दिखा रहा है, आयनिक। ठीक है, ये तो आयनिक दिखाया। अब यहीं पर देखो NH, आप सबको पता होगा इतना, हमने कहा था इसको देखना तो थियरी एक बार रिवाइज कर लेना वीडियो को देखने से पहले। ये होता है NH4 प्लस, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज कोवेलेंट एंड दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, कोऑर्डिनेट भी है, कोवेलेंट भी है और आयनिक भी है। तो इसमें पूछ रहे हैं सिर्फ कोऑर्डिनेट एंड कोवेलेंट, इसमें तीनों है, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट। NH4Cl, which among the following species are hypervalent? hypervalent का मतलब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, ऑक्टेट से ज्यादा। तो हाइपरवैलेंट कौन है, ये देखो बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 6 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन में होते हैं 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या है बच्चों, हाइपोवैलेंट। दिस इज हाइपोवैलेंट, कम है, ऑक्टेट से कम। यहाँ देखिए कार्बन कभी भी एक्स्ट्रा दिखाता ही नहीं है, कार्बन में कुल कितने, देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये आएगा स्ट्रक्चर, ये आएगा,
कार्बन में कुल कितने 4, 8 इलेक्ट्रॉन। सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन 12। और क्लोरीन देखो ClO4 माइनस, देखो ClO O O और O माइनस, SO4 माइनस, O O O माइनस, O माइनस। देखिए 4 4 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। और इसमें 2 4 4 8 4 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्टेट से ज़्यादा, यानी 1 एंड 3, 1 एंड 3 क्या हो गया हाइपर वैलेंट, 2 क्या हो गया हाइपो वैलेंट, और 4 ना हाइपो है ना हाइपर है, 8 इलेक्ट्रॉन। Which of the following, what are the formal charges on central sulfur and each terminal oxygen in SO2? देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। SO2 का स्ट्रक्चर हमारा पास कैसे होगा, SO2 इस तरह, ये लोन पेयर हो गया, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया, 4 2 6 2 8। ठीक है, अब हमें ये बात पता है बच्चों, हम कई बार ये क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं और आप लोग भी जानते होंगे कि वैसे तो हमें निकालना चाहिए, लेकिन हम लास्ट पॉइंट पे जब पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहां होता है तो जो एक्सेप्टर एटम है इस पर -1 फॉर्मल चार्ज आएगा, डोनर पर +1 आएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन पर क्या आएगा 0, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो 0। हमें ये पता भी है फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं हम लोग, तो चलो इस पर निकाल के दिखा देता हूँ। हमें पता है कि इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में 6 माइनस, इसमें लोन पेयर कितने हैं टोटल, लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं बच्चों 4 4 माइनस हाफ इंटू 4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 4 माइनस ये कितना आ जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा 0। तो ये भी हम जानते हैं फॉर्मूले से डायरेक्ट, हमने वैसे आप डायरेक्ट भी देखोगे तो आ जाएगा। यानी क्या कहे हैं, चार्जेज ऑन सल्फर, पहले तो सल्फर, तो सल्फर पर कितना है +1 चार्ज, एंड ईच टर्मिनल ऑक्सीजन, सल्फर पर तो +1 आ गया, ठीक, और टर्मिनल ऑक्सीजन पर -1 और 0, यानी आंसर हो गया 3, यही केवल मैच करेगा, 2 चार्ज कहीं है नहीं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब एक चीज़ और देखने चले, 4 तो 6 2 8, हाँ यही बनेगा स्ट्रक्चर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन C2CN4, तो C2CN4 देखो, C और CN4, CN स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CN और CN, CN, और यहाँ डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, अभी ये वैलेंसी पूरी होगी। C2 और CN कितना हो गया 4, क्या कह रहे हैं सिग्मा एंड पाई, तो पाई गिन लेते हैं पहले, 2 ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई, 4 6 8 और 1 पाई, यहाँ 9 पाई बॉन्ड है, यानी यही दोनों ऑप्शन पॉसिबल हैं। सिग्मा गिन लेते हैं, 1 सिग्मा है ना, 2 पाई एंड 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 9 सिग्मा और 9 पाई बॉन्ड, यानी ये हो गया हमारा 9 सिग्मा 9 पाई। ओके, choose the molecule which are in which hybridization occur in ground state। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग जानते होंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ साइड एटम के बराबर है तो फिर एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। ये कह रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन ग्राउंड स्टेट में। बोरॉन का पहले देखो, बोरॉन होता है बच्चों 5, 2s2 एंड 2p1, अनपेयर्ड कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बच्चों 1, अनपेयर्ड 1, और कितने बॉन्ड बनाने हैं बोरॉन को 3, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिना एक्साइटेशन,
जब ये यहाँ जाएगा तब 3 अनपेयर्ड होंगे, तभी बॉन्ड बनेगा। यानी ये ग्राउंड स्टेट में नहीं बनेगा, एक्साइटेड स्टेट में बनेगा। नाइट्रोजन कितना होता है 7, 2s2 2p3। अब आप देखिए नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन को बच्चों कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने हैं, 3, और 3 अनपेयर्ड ऑलरेडी है, यानी इसको एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है, यानी ये ग्राउंड स्टेट में बनेगा। PCl3 फास्फोरस होता है 3s2 3p3, कितने अनपेयर्ड, 3, और 3 बॉन्ड, यानी ग्राउंड में ही बन जाएगा। बिरीलियम, बिरीलियम जो होता है वो होता है 4, 2s2 1s2 2s2, यानी केवल ये होगा, कोई अनपेयर नहीं है, यानी जब तक इसको अनपेयर नहीं करोगे तब तक बॉन्ड नहीं बनेगा। यानी कौन कौन बनाएगा ग्राउंड में, 2 and 3, अमोनिया एंड PCl3, 2 and 3, थर्ड इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड। आपको पता होगा डायमंड में sp3 होता है, ग्रेफाइट में sp2 होता है, एंड एसिटाइलिन, एसिटाइलिन क्या होता है, H C C और H। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp, sp3 sp2 sp, sp3 sp2 sp, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन ICl2+। हमें पता है आयोडीन में कितने वैलेंस, कई तरीके हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। सबसे बेसिक तरीका, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन में, 7, ठीक, प्लस चार्ज है तो बचे कितने, 6, 6 में से 2 इन्होंने बॉन्ड बना रखा, ICl है ये, 6 में 2 बॉन्ड बना रखा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, यानी 2 लोन पेयर बचे, 2 लोन पेयर बचे और 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, मतलब टोटल 4, 4 का मतलब sp3, तो ICl2 इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, विथ 2 लोन पेयर। ईच कार्बन इन कार्बन सब ऑक्साइड, दिस इज कार्बन सब ऑक्साइड, देखना बच्चों, दिस इज कार्बन सब ऑक्साइड, C3O2 इज कार्बन सब ऑक्साइड। इस कार्बन, इस कार्बन, इस कार्बन सब का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, क्योंकि सबके पास 2-2 सिग्मा बॉन्ड, ओके, ईच कार्बन इज sp। Among the following pair in which the two species are not isostructural, isostructural कौन नहीं है, सोचिए। सिलिकन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4, और चारों ने बॉन्ड बना लिए, कोई लोन पेयर नहीं। सल्फर के अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बना है, यानी 1 LP बचा हुआ है, यानी ये आइसोस्ट्रक्चरल नहीं हो सकता, ये होगा टेट्राहेड्रल और ये होगा सीसॉ शेप्ड। IO3 माइनस, आयोडीन में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन, 7, माइनस चार्ज हो गए मान लो 8, ठीक है। अब 3 ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना रखा है, ठीक है ना, IO3 माइनस, 3 ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना रखा है, और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना रखा, मतलब 6 बॉन्ड बनेंगे और 1 लोन पेयर बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी वही होगा, 8 में 3 बॉन्ड बनेंगे मतलब 6, क्यों, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी नॉट आइसोस्ट्रक्चरल पूछा है, तो ये तो आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, पहले ही ऑप्शन है, लेकिन और चेक करने, ये तो आइसोस्ट्रक्चरल। बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, नेगेटिव चार्ज 4, 4 हाइड्रोजन, यानी टेट्राहेड्रल, चारों ने बॉन्ड बना ली। नाइट्रोजन में 5, प्लस चार्ज कितने बचे, 4, चारों ने बॉन्ड बना लिए, टेट्राहेड्रल। फास्फोरस में 5, एक नेगेटिव चार्ज है, 6 हो गए, 6 और 6 ने बॉन्ड बना लिए, ऑक्टाहेड्रल। सल्फर में 6, 6 ने बॉन्ड, यानी सब, ये क्या हुआ, पिरामिडल। ये दोनों कैसे हो गए बच्चों, पिरामिडल, क्योंकि 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर। ये कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ये कैसा हो गया, ऑक्टाहेड्रल। तो ये सब आइसोस्ट्रक्चरल। पहले वाले में ये हो गया बच्चों सीसॉ, सीसॉ, और ये हो गया क्या, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। कॉन्सेप्ट क्लियर।
Which among the following molecule have sp3 dehybridization with one lone pair of electron on central atom? sp3d हो और central atom पे एक lone pair। पहला तो हो गया, कैसे हो गया? सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 4 बॉन्ड बना है और एक लोन पेयर। ठीक है, 4 बॉन्ड और एक लोन पेयर, और हमें पता है 4 बॉन्ड और एक लोन पेयर 5, 5 मतलब sp3d, यानी ये तो क्लियर हो गया पहले ही। ये तो खुद देखो, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन प्लस है तो 4 बचे, चारों ने बॉन्ड, यानी ये तो sp3 हो गया, यानी ये तो होगा नहीं। XCO2F2, आप देखिए जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8। ठीक, 2 बॉन्ड बन गए, यानी अब बचे कितने? 6 बचे। ये दोनों ने बॉन्ड बना लिए, और ये बॉन्ड बना लिए कितने? किसने? 2 डबल बॉन्ड, यानी 4 इलेक्ट्रॉन यूज किए, यानी अब एक लोन पेयर बचा हुआ है। बॉन्ड कितने बचे? 2 फ्लोरीन के साथ और 2 सिग्मा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। 4 बॉन्ड और एक लोन पेयर, sp3d ये भी होगा, और एक लोन पेयर होगा। ठीक है, ClOF3, आप देखो ऐसे भी चेक कर सकते हो, ऐसे चेक करना चाहो, या हमने आपको बताया है कि कैलकुलेट, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करके 8 से डिवाइड, जैसा आप चाहो। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 7। ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, बचे कितने? 5, 5 बचे। 3 फ्लोरीन ने बना लिया, बचे 5, 3 बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड पेयर फ्लोरीन के साथ, और एक बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड को हम देखते हैं ऑक्सीजन के साथ, कितने बॉन्ड पेयर? 4, 4 बॉन्ड पेयर। अब 4 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो गए? 3 यहाँ यूज हो गए हैं और 2 यहाँ, 5 यूज हो गए, तो एक पेयर बचा, यानी ये भी होगा sp3d विद 1 लोन पेयर, है ना, यानी 1 3 4, 1 3 4। ठीक है बच्चों, अच्छे सवाल हैं ये सब। मैच द लिस्ट, करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन। CS2 लीनियर होगा बच्चों, एकदम क्लियर है, ऐसा होता है CS2। ठीक है, SO2 बेंट होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, SO और O लोन पेयर होता है। BF3 ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ये यहीं रहेगा। TBP होगा BF F और NH3 पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, यानी कौन सा मैच किया? 1 का मैच 2 के साथ, इन्हीं दोनों में है। 2 का मैच 1 के साथ, इन्हीं दोनों में है। 3 का मैच 3 के साथ, केवल इसमें है, और 4 का मैच 5 के साथ, यानी ऑप्शन 1 इज करेक्ट। विच इज द राइट स्ट्रक्चर ऑफ XCF4? हमें पता है बच्चों, जेनॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं? 4। लोन पेयर कितने दिख रहे हैं? 2, यानी स्ट्रक्चर विल बी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, बट द शेप स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है, देखिए। ठीक है, ये लोन पेयर। CO2 इज आइसो स्ट्रक्चर विद, CO2 कैसा होता है बच्चों? ऐसा होता है, ठीक है, लीनियर। HgCl2 लीनियर, ऐसा होगा, बिल्कुल सही है। SnCl2 बच्चों बेंट होगा। रीजन, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस? 4, कार्बन का भाई है, 2 बॉन्ड बना है, 2 लोन पेयर रहेगा, तो बेंट होगा। NO2, NO2 भी कैसा होता है बच्चों? बेंट होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। C2H2 कैसा होता है? लीनियर, यानी 4 लीनियर है और 1 लीनियर है, यानी 4 and 1, 1 and, ओके। The bond angle HNH in NH3 NH4 plus NH2 minus, वैसे ही सोचो, NH4 प्लस परफेक्ट टेट्राहेड्रल होता है, तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, और अमोनिया में बच्चों एक लोन पेयर आ जाता है तो 107 डिग्री, यानी सबसे ज़्यादा कौन? NH4 प्लस, फिर अमोनिया, NH4 प्लस और अमोनिया। NH2 माइनस में सोचो, एक हाइड्रोजन निकालोगे तो एक एक्स्ट्रा लोन पेयर आएगा, और लोन पेयर आएगा तो एंगल और कम हो जाएगा, लोन वाटर जैसा हो जाएगा NH2 माइनस।
लोन पेयर एंगल को कम करेगा 104 के आसपास, यानी ये वाला ऑप्शन। डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल सच दैट, हमें पता है जो स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिसमें लोन पेयर ना हो और परफेक्ट स्ट्रक्चर, परफेक्ट का मतलब जिसमें कोई डिस्टॉर्शन ना हो, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, है ना, ये लीनियर, इन सब स्ट्रक्चर्स का डाइपोल मोमेंट जीरो है। तो जीरो डाइपोल मोमेंट किसका आएगा? BF3 का, क्योंकि BF3 का ऐसा होता है स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर, दिस इज BF3, है ना, म्यू इज इक्वल टू जीरो। NH3 और NF3 देखना, जरा इसको बता दूं, NF3 पिरामिडल, NH3 पिरामिडल, देखो ये NF3 हो गया, और ये बच्चों मैं बता देता हूं NH3, ये भी पिरामिडल, दिस इज ऑल्सो पिरामिडल। ओके, अब आप देखो यहाँ पर समझो, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, हमें पता है लोन पेयर का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द एटम। फ्लोरीन का इधर की तरफ होगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है। तो सोचो डाइपोल का डायरेक्शन अलग है, यानी अवे फ्रॉम एटम है, तो इसका म्यू इक्वल टू जीरो नहीं होगा, लेकिन कम होगा। यहाँ देखो सारे वेक्टर्स जाके जुड़ रहे हैं, क्यों भाई? क्योंकि नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, यानी इनका म्यू क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो, एंड कैसा होगा? हाई, यानी सबसे ज्यादा हाई म्यू अमोनिया का, फिर NF3 का, फिर BF3 का। ओके, चलिए आगे देखिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, फिर वही हमें पता है म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल, जितना एंगल कम म्यू उतना ज्यादा। सोचिए मीथेन का तो जीरो होगा म्यू, तो यानी यही एक ऑप्शन दिख रहा है पहला ही, क्यों? क्योंकि मीथेन परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। वाटर का एंगल 104, 107, और अभी बताया कि इन दोनों में इसका ज्यादा है, अभी डिस्कस किया है, यानी वन ऑफ। कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज नो डाइपोल मोमेंट बिकॉज, क्योंकि ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। देखिए Cl 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 Cl, इट इज रेगुलर टेट्रा, स्मॉलर साइज, सिमिलर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नहीं, रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल विच है जीरो डाइपोल मोमेंट इज, जीरो डाइपोल के लिए मैंने क्या कहा? परफेक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए विदाउट लोन पेयर। PCl3 में एक लोन पेयर है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ये क्या है? स्क्वायर प्लेनर, और इसमें देखो हेट्रो एटम है, ये है स्क्वायर प्लेनर, अभी अभी पढ़ा है, और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है, तो डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? जीरो। कैसे? देखिए, देख लीजिए, XE, ये देखिए F F F F, और इधर क्या है? लोन पेयर। तो अब ये इधर इधर कैंसिल 180 पे, इधर कैंसिल अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। आगे बढ़े। विच इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट SiH3 होल थ्राइस N, इसको जरा ध्यान देना, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग, बैक बॉन्डिंग का, तो इसको ध्यान से सुनो। बैक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सोचो एक्चुअली क्या होता है, अगर हम CH3, थोड़ा समझा दें आपको, होल थ्राइस N लिखते, SI की जगह C लिखते, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, CH3 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 और लोन पे, ये था पिरामिडल, दिस इज पिरामिडल, और पिरामिडल है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता? sp3 हो। लेकिन यही चीज अगर मैं SiH3 को लिख दूं, तो देखो मैं कैसा लिखूंगा, सुनना, SiH3 SiH3 SiH3, और ये लोन पे है। अब मैं लिख कैसा रहा हूं? ट्राइगोनल प्लेनर। रीजन क्या होता है कि इसका जो d ऑर्बिटल है, खाली d ऑर्बिटल सिलिकॉन के पास, वो इस लोन पेयर के साथ बैक बॉन्ड कर लेता है, और जब बैक बॉन्ड करेगा तो लोन पेयर फ्री ही नहीं है, और लोन पेयर फ्री नहीं है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, और sp2 हो गया तो ट्राइगोनल प्लेनर, यानी ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा इसका।
ठीक है ना, ये समझना है इसको, ये बैक बॉन्डिंग की वजह से हम लोग पढ़े हैं। बैक बॉन्डिंग कैन अफेक्ट बॉन्ड लेंथ, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, सबको चेंज कर सकते ड्यूरिंग। अब हमें ये भी पता होना चाहिए बैक बॉन्डिंग तभी होती है जब एक के पास खाली ऑर्बिटल हो और एक के पास लोन पेयर। यहाँ क्यों नहीं हुई बैक बॉन्डिंग? लोन पेयर तो है बट इनके पास, कार्बन के पास कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है। यहाँ पर लोन पेयर और खाली ऑर्बिटल दोनों है। During formation of molecular orbital from atomic orbital of the same atom, probability of electron density is, सोचो एक AO को आप जोड़ के MO बना रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल गिव्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये कर रहे हो। तो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी? कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉन जीरो इन नोडल प्लेन, गलत है, नोडल प्लेन में तो जीरो होगी। मैक्सिमम इन द नोडल प्लेन, गलत है, नोडल प्लेन में तो जीरो होगी। नॉन जीरो, जीरो इन द नोडल प्लेन, बिल्कुल सही बात है, जीरो ऑन द सरफेस। नोडल प्लेन में क्या होती है? जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। Which of the following cannot exist on the basis of molecular orbital theory? बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो आएगा या लेस देन वन, तो आपके यहाँ दिया नहीं गया है, जीरो आएगा तो अनस्टेबल होगा और अनस्टेबल एग्जिस्ट नहीं करेगा। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं हमें पता है, बॉन्ड ऑर्डर बराबर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2, जिसमें भी NB बराबर Na आया बच्चों, Na बराबर NB आया, वहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। जीरो आएगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें खुद देखिए, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन को लिखोगे तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, एंटी बॉन्डिंग में 2, बॉन्डिंग में 2, यानी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर? फ्रैक्शनल, आप देखिए बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन? 10। हमें अब तो याद होना चाहिए ये चीज, 10 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। ऐसे तो हम निकालेंगे एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग, लेकिन हमने ट्रिक बता रखा है, उससे आप याद कर लेना क्या, कि इलेक्ट्रॉन्स अगर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आता है, 16 है तो 2 आता है, 17 है तो 1.5 आता है, 18 है तो 1 आता है, 13 है तो 2.5 आता है, 12 है 1.5 आता है, 11 है 14 13 12, हाँ 11 है 1 आता है, 14 13 10 12 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 14 पे 3 आया, 13 पे 2.5 आया, 12 पे 2 आया, सॉरी 11 पे 1.5 आया और 10 इलेक्ट्रॉन पे 1 आया। ऐसे निकाल लेते हैं। तो ये बोरॉन का 10, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 18 इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पर उन कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 9। क्लोरीन में कितने होते हैं? 9 इलेक्ट्रॉन, तो कितने आ गए? 18 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चों? 1। वैसे तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, H2 में 2, माइनस है 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन आते ही बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? फ्रैक्शनल 0.5। कैसे? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, 2 माइनस 1 बाई सिग्मा स्टार 1s1। ठीक है बच्चों, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5? फिर वही काम, 2.5। पहले तो ये देखो, ये तो ऑप्शन में रहेगा, O2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन? 16 एक 17 इलेक्ट्रॉन। NO का इलेक्ट्रॉन निकाल लो जरा, 8 और 7 15 इलेक्ट्रॉन। और NO2 प्लस का इलेक्ट्रॉन निकाल लो बच्चों, NO2 प्लस 8 7 15 13 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और CN का इलेक्ट्रॉन निकाल लो, CN का इलेक्ट्रॉन निकालो, 7 और 6 13 इलेक्ट्रॉन।
अब चेक कर लेते हैं। 13 का 2.5, 15 का 2.5 है कि नहीं, देख लो। 13 का 2.5 आएगा, 15 का 2.5 आएगा, है ना। और ये सॉरी 17 कैसे मैंने लिख दिया, सॉरी 15 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 16 और एक प्लस है, 15 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 15। इनका भी क्या आएगा 2.5, यानी पहले ही ऑप्शन हो गया इसमें, ठीक है। पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। N2 हैज ग्रेटर डिसोसिएशन। इसमें क्या करो, पहले देखो N2 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। और N2 प्लस मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन, है ना, एक कम हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2.5 आएगा। हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, है कि नहीं। तो अभी कह रहे हैं, सोचो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। तो भाई बात तो बिल्कुल सही है, पहला सही है, सही लिख दें क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट पूछा ना, ये बात सही हुई। O2 है लोअर डिसोसिएशन एनर्जी एंड O2 प्लस। O2 कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 प्लस अभी पढ़ा है 2.5 आएगा, 15 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कितने 16। O2 की लोअर डिसोसिएशन एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 प्लस इज लेस देन N2, ये सही है कि गलत, चेक किया जाए। N2 प्लस का बॉन्ड लेंथ क्या आएगा, सोचिए, N2 प्लस का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आएगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम है, तो N2 का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आएगा, यानी ये बात क्या हो गई, गलत, यानी ये ऑप्शन सही हो गया। NO प्लस इज लेस देन NO कह रहे हैं, चेक कर लेते हैं। NO में कितने इलेक्ट्रॉन, NO 7 और 6 13 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2.5, और NO प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन 12, मतलब 2 आएगा बॉन्ड ऑर्डर, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें 7 इलेक्ट्रॉन इसमें। अरे सॉरी यार, क्या कर दिया मैंने, एक मिनट, 15 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 और 7 15 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कितने 14 इलेक्ट्रॉन। 15 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5, मैंने इसका वैलेंस चेक कर लिया था, 8 और 7 15, और यहाँ कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। तो NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3, और NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। बॉन्ड लेंथ NO प्लस का 3, यानी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा लेंथ कम, बात सही है, यानी ये बात गलत है, ठीक है, देख लेना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव आइडेंटिकल वैल्यूज ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, फिर फटाफट देख लेते हैं, जल्दी जल्दी में आपकी नहीं वो करेंगे हम लोग। कितने इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन। O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन, 16 15 इलेक्ट्रॉन, और दोनों में 2.5, अभी पीछे लिखा है यानी पहले ही ऑप्शन हो गया। इसमें 20 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, इसमें 1 आएगा। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें 16 इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, इसका 1 आएगा। 12 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2, 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 3, आइडेंटिकल फर्स्ट में। A simplified application of MO theory to be hypothetical molecule OF and its bond order। OF का मतलब ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 और 8 17 इलेक्ट्रॉन, है ना, 9 इलेक्ट्रॉन टोटल, और इसमें कितने 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, 9 8 17। अब 17 इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं तो क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर, 16 इलेक्ट्रॉन होते थे तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आता था, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा। Which of the following molecule have identical bond order and same magnetic property? फिर वही काम, O2 प्लस, O2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन, NO 8 और 7 15 इलेक्ट्रॉन, N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन,
N2 में 14, 13 इलेक्ट्रॉन, यानी इनका बॉन्ड ऑर्डर और इनका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा। तो कह रहे हैं आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर यानी कौन आएगा 1 और 2, 1 एंड 2। और चूंकि बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल, इलेक्ट्रॉन सेम, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी सेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वोलेटाइल, वेपर में जल्दी कौन नहीं बनेगा। देखो ये लीस्ट वोलेटाइल, क्योंकि ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बना लेगा तो वेपर में जल्दी से कन्वर्ट नहीं होगा। अगर मोस्ट पूछा जाता, ये मोस्ट वोलेटाइल होगा। क्यों ये मोस्ट वोलेटाइल होगा? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, और जब हाइड्रोजन नहीं बनता है तो वंडरवॉल देखते हैं। वंडरवॉल साइज पे डिपेंड करता है, तो आयोडीन का साइज बड़ा है। ऑर्डर अगर देखोगे, सबसे कम वोलेटाइल और सबसे ज़्यादा, मतलब HCl सबसे ज़्यादा, फिर HBr, फिर HI, फिर HF। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर कह रहे हैं, डज नॉट हैव इंटर, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, दो मॉलिक्यूल के बीच कहाँ नहीं होगा। ये तो दो मॉलिक्यूल के बीच होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इंट्रा बनाता है बच्चों, देखो OH और NO2, ये देखो यहाँ होता है, इसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। बाकी सब इंटर, जैसे एसिटिक एसिड भी दिखा दे तुम्हें कैसे बनाता है, ये इस तरीके से बनाता है। ये भी क्या बनाता है बच्चों, इंटर। देखिए C, इधर O और इधर H और CH3। देखो कैसे यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ टाइमर बना लेता है। ठीक है, यानी ऑप्शन कौन हो गया, ये इंट्रा बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पर मोल, वाटर। तो याद भी रखना, 4 बनाता है एक वाटर मॉलिक्यूल, 2 ऑक्सीजन के साथ, 2 हाइड्रोजन। ये तो बनाएगा ही नहीं, है ना, ये, और ये कितना बनाएगा, 4। Which of the following is false? Van der Waals force is responsible for the formation of molecular crystal. सही बात है। Branching lowers the boiling point of isomeric organic compound due to reduction in van der Waals forces. हम लोग को पता है कि ब्रांचिंग ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम, सही बात। इन ग्रेफाइट van der Waals forces act between कार्बन कार्बन लेयर, सही है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन SbH3, नहीं, ये ऑर्डर है बच्चों। P ब्लॉक में हम देखते हैं SbH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है अमोनिया, बाकी बातें सही। विच ऑफ द फॉलो मॉलिक्यूल इज लंडन डिस्पर्जन फोर्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच लंडन फोर्सेस लगते हैं, नॉन पोलर। ये देखिए, ये कैसा है, पोलर IOCl, ये कैसा है, पोलर सल्फर और हाइड्रोजन, ये कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल, और ये नॉन पोलर है, तो यहाँ लंडन फोर्सेस लगेंगे। मोस्ट पोलर क्या देखोगे मोस्ट पोलर में बच्चों, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर ईएन डिफरेंस। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, उतना ज़्यादा पोलर बॉन्ड। हाइड्रोजन सब में सेम है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की, यानी यहीं पर डिफरेंस ज़्यादा आएगा। विच ऑफ द हैविंग हाईएस्ट बॉन्ड एंगल, कहाँ एंगल ज़्यादा होगा। सेंट्रल एटम सेम है, साइड हमने बता रखा, साइड एटम का साइज बढ़ता है तो एंगल बढ़ता है। साइड एटम का साइज बढ़े, अगर सेंट्रल एटम सेम है, साइड एटम का साइज बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा। इफ सेंट्रल एटम सेम, देन एंगल directly proportional to size of side atom। या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म में कहो तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड की कम होगी उतना एंगल ज्यादा। ठीक है,
ये हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज कर लिया। वीडियो देखना, पहले चैप्टर को रिवाइज करना, अगला चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेशन होगा, उसके बाद जीओसी होगा, हाइड्रोकार्बन, ऐसे करते जाएंगे। जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उसको हम लोग ऐसे करते जाएंगे। एक बार थियरी रिवाइज करके इसको करोगे तो अच्छा लगेगा, अच्छे सवाल मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।